वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। एग्ज़ाम है 27 दिसंबर 2020 और 9 नवंबर हो गई है आज। ठीक है, 1.5 महीने का समय से इसे केवल। तो 14 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह है टेस्ट नंबर 15। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, हरिजन, समता। उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त में से एक से अधिक बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारी की सारी, बहुत पूछते हैं इसको इसको और इसको। तो देखिए यहाँ मूक नायक भीमराव अंबेडकर की है, बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर की है, समता भीमराव अंबेडकर की है, लेकिन हरिजन है महात्मा गांधी की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिकाएं हैं ये। मूक नायक 1920 में प्रकाशित हुई, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 और जनता 1930 में। कालानुक्रम सजाना हो तो यह है बढ़ता क्रम, और हरिजन तो महात्मा गांधी की है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 2 भी भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1936 में अंबेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई। बहुत पूछते हैं इसको कि किसने की थी और कब की थी। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था क्या? वर्ष 1956 में उन्होंने दलितों के सामूहिक धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए जैन धर्म अपना लिया, और वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बताइए। ए बी सी किसी में भी जो है फेरबदल किया जा सकता है। यहाँ 1936 की जगह 35 भी हो सकता है, और प्रारूप समिति यही है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं? जैन धर्म अपनाया था या बौद्ध धर्म अपनाया था? और 1990 में मिला है भारत रत्न या नहीं मिला है? बताइए। वर्ष 1990 में उन्हें बिल्कुल मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। करेक्ट है यहाँ पर डी। करेक्ट है यहाँ बी भी। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1936 में अंबेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की गई थी। हमको गलत ढूंढना है। 1956 में उन्होंने दलितों के सामूहिक धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपनाया था, जैन धर्म नहीं। तो गलत है यहाँ पर, एक बार फिर से सी। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में जन्मे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के मऊ में। और हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। और वर्ष 1956 में दलितों के सामूहिक धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, जैन धर्म नहीं। 1956 में अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब, आखिरी किताब, आखिरी पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? द बुद्ध एंड हिज धम्म। द बुद्ध एंड हिज धम्म किसकी है? डॉक्टर अंबेडकर की, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत नहीं बनाई गई है? बताइए। कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत नहीं बनाई गई है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, ये तीनों बनाए गए हैं, लेकिन आईएनएस शक्ति को नहीं बनाया है। बी है इसका उत्तर। तो प्रोजेक्ट 75 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों, 6 स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बियों के निर्माण हेतु भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। इस परियोजना के तहत बनाई गई पनडुब्बियाँ आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस बेला हैं। शक्ति इसमें शामिल नहीं है। और ये सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बताइए कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है।
तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है तथा यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के तत्वाधान में संचालित है। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? कुछ आर्द्रभूमियाँ अभी हाल ही में डाली गई हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उत्तराखंड की, क्या नाम है उसका, कमेंट करिए तो ज़रा। उत्तराखंड की पहली आर्द्रभूमि जिसको वेटलैंड, जिसको रामसर में शामिल किया गया है, उसका नाम बताइए तो कमेंट करके। फिलहाल इसका उत्तर क्या है? 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और यह जो दिन है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर कन्वेंशन को अपनाने की तिथि को चिन्हित करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी। अगला प्रश्न भी इससे रिलेटेड आने वाला है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 की थीम बताइए क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 की थीम फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन नहीं है, प्लास्टिक पोल्यूशन भी नहीं है, आर्द्रभूमि और बायोडायवर्सिटी यह है, आर्द्रभूमि और जैव विविधता है। ठीक है, आर्द्रभूमि और भूमंडलीय तापन नहीं है, याद रखना, सी है, सी। तो देखिए इस वर्ष 2020 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और जैव विविधता यानी वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी। येलो रस्ट यानी पीला रतुआ एक कवक रोग है जो निम्नलिखित में से किसकी फसल को प्रभावित करता है? किसकी फसल को प्रभावित करता है पीला रतुआ कवक से होने वाला रोग? गेहूं की फसल को। किसको? गेहूं की फसल को। तो देखिए येलो रस्ट यानी पीला रतुआ एक कवक रोग है जो गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। पीला रतुआ अथवा येलो रस्ट एक कवक रोग है जो पत्तियों को पीला कर देता है, गेहूं की पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है बाधित हो जाती है। इससे गेहूं की फसल के उत्पादन में 20% की गिरावट आती है और यह उत्तरी पहाड़ियों और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में ठंडे मौसम की एक बीमारी है। ठीक है, तो गेहूं की बीमारी है ये। क्वेश्चन नंबर 8 गेहूं से रिलेटेड है। गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? गेहूं एक रबी की फसल है क्या? चीन के बाद जो भारत है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? दूसरा। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है क्या? सारे के सारे कन्फ्यूज़न, लेकिन बी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो सही है। धान है खरीफ और गेहूं है रबी। चलिए बी को करेक्ट कर देते हैं, बताइए पहला सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, करेक्ट है ये। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है? नहीं है, पंजाब का है दूसरा स्थान। चीन के बाद भारत गेहूं उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये वाला सही है। तो यहाँ ए करेक्ट है, यहाँ बी करेक्ट है, यहाँ सी भी करेक्ट है, लेकिन डी इनकरेक्ट है। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, ठीक है, यूपी। और शीर्ष अगर गेहूं उत्पादक राज्यों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना हो अवरोही क्रम में, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा पहले नंबर पे, उसके बाद पंजाब दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, हरियाणा का चौथा और राजस्थान का पाँचवा, इसलिए गलत है। और डी स्टेटमेंट बिहार वाला। अब देखिए सॉरी, यह रबी की फसल है, जो गेहूं है रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है, बताइए आपको, जिसे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, जबकि फसल की कटाई जो है अप्रैल के बाद शुरू होती है। ठीक है। चीन विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र है और दूसरे नंबर पर है भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 अधिसूचित किए हैं? किस मंत्रालय ने किए हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नहीं किए हैं, नीति आयोग ने भी नहीं किए हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने भी नहीं किए हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 अधिसूचित किए। संशोधन नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि बहुपर्तीय प्लास्टिक का प्रयोग जो है चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गैर पुनर्चक्रणीय होता है, ठीक है, और ना ही इससे ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, तथा यह बिना किसी वैकल्पिक उपयोग वाला प्लास्टिक होता है। इन नियमों को ग्राम पंचायतों तक भी विस्तारित किया गया है। पहले ये जो है नगर पालिका जिलों तक ही सीमित थे, ठीक है। तो ये है कहानी इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अर्किया क्या है बताइए। अर्किया क्या है? आर्किया क्या है? आर्किया कोई एस्टेरॉयड है क्या? शुद्ध ग्रह बताइए, मतलब ड्वार्फ प्लेनेट है क्या कोई? दक्षिण अफ्रीका का पहला उपग्रह? ये भी नहीं है। हमारी आकाशगंगा में स्वतंत्र विचरण करते उल्कापिंड? ये भी नहीं है। यह सूक्ष्म जीवों का एक प्राचीन समूह क्या है? सूक्ष्म जीवों का एक प्राचीन समूह है आर्किया। तो देखिए, आर्किया जो है सूक्ष्म जीवों का एक प्राचीन समूह है जो गर्म झरनों, ठंडे रेगिस्तानों और अति लवणीय झीलों जैसे चरम आवासों में पनपता है आर्किया। अब क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव संपदा केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक नए आर्किया मतलब एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव का पता लगाया है। इस नए आर्किया की खोज राजस्थान की सांभर झील में की गई है, ठीक है। तो 10 ही प्रश्न ऐड किए थे इस टेस्ट में, ठीक है। तो इनको एक बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।